और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कहे थे जब कोई अच्छी चीज़ हम पढ़ाएंगे तो ज़रूर वीडियो के माध्यम से तुम लोग को समझाएंगे। तो आज एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ाएं। आज पढ़ाएं भारत की नदियाँ। और नदी केवल पढ़ाई नहीं है, नदी का सारा नक्शा जिस तरह है एटलस पर, उस तरह नक्शे के माध्यम से तुम लोग को हम समझाने वाले हैं। ठीक है? प्लस इसका थ्योरी पूरा हम पढ़ाए हुए हैं। सारी नदियाँ, सारी नदियों का उद्गम, सारी नदियों का मुहाना, उसके अलावा कौन कौन सी किसकी सहायक नदी हैं, किसकी कितनी लंबाई है, ये सारा कुछ डिटेल तुम लोग को आज कंप्लीट होने वाला है। और ये इतना कंप्लीट होने वाला है कि यूपी पीएससी के माध्यम से पीसीएस का एग्जाम हो, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, या मई के लास्ट या जून में वीडियो का एग्जाम जो होने वाला है, उसके लिए ये रामबाण है। और पुलिस वाले तो जान जो तैयार कर लो, इससे बाहर नदी है ही नहीं। अगर ये तैयार हो जाता है तो कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। नक्शे के माध्यम से आधे से अधिक नदी तुम लोग के तैयार हो सकते हैं। तो आप पहले नक्शे को थोड़ा समझाते हैं, फिर थ्योरी बताते हैं। करे पढ़ाने से पहले एक लाइन सुन लो तुम लोग, ठीक है? थोड़ा चार्ज हो जाओ। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में कुछ नदी तंत्र होते हैं। जैसे यहाँ पर तुम्हारा है सिंधु नदी तंत्र। देखो तिब्बत के मानसरोवर झील से एक सिंधु नदी ऐसे निकलती है, और सिंधु नदी ऐसे आते हुए पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान होते हुए कराची के पूर्व होते हुए फिर ये बंगाल की अरब सागर में गिर जाती है। इधर का हिस्सा अरब सागर है, इधर का हिस्सा बंगाल की खाड़ी है। ठीक है? तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से तो निकलती है, ये आप जानते हो, और भारत में जोजिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है? थोड़ा ध्यान देना है। सिंधु के जस्ट नीचे झेलम है। झेलम जो नदी है वो जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है, और वो पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी जो है चंद्र और भागा 2 नदियों के नाम से बना है, चंद्र और भागा, और यहीं बीच में बड़लाचा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है। तो बड़लाचा दर्रा के एक पार से चंद्र, दूसरे पार से भागा, दोनों मिलकर चिनाब नाम का नदी का निर्माण करते हैं। और ये चिनाब नदी आगे जाती है और पाकिस्तान में आते हुए फिर किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके नीचे रावी है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, और ये भी आकर चिनाब में मिल जाती है। फिर उसके नीचे जो नदी है वो है ब्यास नदी, और ये भी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलती है। वहाँ पर एक ब्यास कुंड है, वहाँ से निकलती है। और ये सतलज नदी भारत में ही पंजाब के पास एक जगह है कपूरथला, कपूरथला जिसमें हरिके बैराज नाम दिया गया है, वहाँ पर ब्यास नदी सतलज में मिल जाती है, और फिर ये समाप्त हो जाती है। और फिर ये सतलज नदी ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक जगह है रॉकस्ताग, वहाँ से निकलती है और जाकर ये किस में मिल जाती है? तुम्हारा चिनाब नदी मिल जाती है। इस प्रकार चिनाब नदी जब पाकिस्तान में जाती है तो उससे झेलम भी आकर मिलती है, उससे रावी भी आकर मिलती है, उससे सतलज भी आकर मिलती है, और इस तीनों नदी को मिलाकर चिनाब आगे जाती है और सिंधु में मिल जाती है। इस प्रकार सिंधु की सबसे बड़ी नदी चिनाब होती है। ठीक है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन तुम लोग का ये है कि ये जो 5 नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसी को पंचनद बोला जाता है, और इसी से पंजाब का नाम पड़ा था, पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत का आधा हिस्सा भारत में है, आधा पाकिस्तान में। ठीक है? चलिए, तो ये ऊपर वाला सिंधु नदी हो गया। अगला बात करते हैं गंगा नदी तंत्र का। देखो ये गंगा नदी तंत्र का जो यहाँ पर है, इस नक्शे को हमने यहाँ पर बनाया है, तुम लोग को पढ़ा भी चुके हैं। उत्तराखंड में एक जगह है संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी आगे आती है तो उससे धौली गंगा मिलती है, उसको हम लोग विष्णु प्रयाग बोलते हैं। फिर आगे बढ़ती है तो उससे नंदाकिनी नदी मिलती है, तो उसको हम नंद प्रयाग बोलते हैं। फिर आगे बढ़ती है तो उससे पिंडर नदी मिलती है, तो उसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं। फिर आगे मिलती है मंदाकिनी नदी, तो उसको रुद्र प्रयाग बोलते हैं। और फिर यही नदी जब आगे जाती है तो देव प्रयाग में से भागीरथी मिलती है, और यहीं पर इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। और ये भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमानी, गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, और देवप्रयाग से में इसका नाम गंगा पड़ता है। और गंगा जी जब सबसे पहले आगे बढ़ती हैं तो कन्नौज के निकट इनसे रामगंगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो गाजीपुर के निकट इनसे गोमती, फिर आगे बढ़ेंगे तो घाघरा, छपरा के समीप इनसे घाघरा नदी, फिर आगे बढ़ेंगे तो गंडक नदी इनसे मिलेगी। कहाँ पर?
गंडक इनसे मिलेगी हाजीपुर में, उसके बाद से फिर कोसी भागलपुर में मिलती है, और आगे पश्चिम बंगाल में मालदा के समीप इनसे महानदी मिलती है। और ये सब नदी बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। दाईं ओर से नदियाँ यमुनोत्री से यमुना जी आती हैं और इलाहाबाद में गंगा जी से मिलती हैं, और आगे चलकर अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है, वो पटना के समीप गंगा जी में मिलती है। तो ये गंगा नदी तंत्र है। उसी में देखो हमने यमुना नदी तंत्र भी बना दिया है, जैसे यमुना जी यमुनोत्री से निकलती हैं और इलाहाबाद में गंगा जी मिलती हैं। तो इनसे कौन कौन सी नदी मिलती है? इनसे चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान होते हुए यमुना जी मिल जाती है। चंबल एकमात्र ऐसी नदी राजस्थान की जो वर्ष भर जल भरा रहता है। उसके अलावा सिंध नाम की एक नदी यमुना जी मिलती है, बेतवा नाम की एक नदी यमुना जी मिलती है, केन मिलती है यमुना जी में। तो केन, बेतवा, सिंध, चंबल और एक बनास नदी है जो चंबल की सहायक नदी है। तो ये सब चारों पांचों नदियाँ किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, केन और बेतवा ये भारत की दो ऐसी नदियाँ हैं सर्वप्रथम जिन पर सबसे पहले क्या हुआ था? नदी जोड़ो परियोजना प्रारंभ हुआ था। तो ये हो गया गंगा नदी तंत्र। ऊपर एक हो जाता है सिंधु नदी तंत्र। इसके अलावा एक पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखो तिब्बत के मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उस पार होती है। देखो यहाँ पर नेपाल है, तो नेपाल की उधर से इधर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ती हैं, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती हैं तो उनसे एक दिहांग नदी मिलती है, दिहांग नदी, और तब इनका नाम क्या पड़ता है? दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में सांगपो को दिहांग बोलते हैं, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। और तिब्बत में उनका नाम सांगपो रहता है। लेकिन जब ये असम के करीब आती हैं तो उनसे एक लोहित नदी मिलती है, और लोहित नदी मिलने के बाद इनका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्रा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, पहले बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो उनको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, साथ में उसके यमुना नदी तंत्र हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया। अब कुछ नदी तंत्र नीचे वाले देखिए, हमारे सबसे नीचे एक नदी है जिसका नाम है बैगई। अच्छा एक चीज़ और देखो तुम लोग, इस साइड यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इधर सारी नदियां हैं, इधर के साइड में यानी अरब सागर में कोई नदी नहीं गिर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट है बेटा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण कोई नदी इधर के साइड में नहीं आती है। तो ध्यान रखिए, बस एक पेरियार नदी जो दक्षिण में है, जो आपका पश्चिम घाट की ओर आकर गिरती है, यानी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, सारी नदी इधर देखिए। वैगई नदी ये आपके केरल में ही है, और केरल तमिलनाडु में बहती है और गिर जाती है आपका मन्नार की खाड़ी में। उसके बाद से कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है, और ये भी कहाँ गिरती है? आपका बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा पोल्लार या पोल्लार कह सकते हैं, या इसको आप पेन्नार नदी कह सकते हैं। उसके बाद ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी सहायक नदी भीमा और तुंगभद्रा है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है गोदावरी, ये भी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गाँव नासिक से निकलती है, और यहीं पर महाकुंभ लगता है। 4 जगह महाकुंभ लगता है, तुम लोग मालूम होना चाहिए। एक हरिद्वार में जहाँ पे गंगा जी स्थल में प्रवेश करती हैं, एक इलाहाबाद में जहाँ पर गंगा यमुना का संगम है, एक मध्य प्रदेश के छिपरा में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में छिपरा नदी के तट पर, और छिपरा चंबल की सहायक नदी है, और एक नासिक गोदावरी नदी के तट पर। 4 जगह महाकुंभ लगता है। तो गोदावरी नदी त्र्यंबकम गांव नासिक से निकलती है। वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, मजीरा, इंद्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं, और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अगली नदी महानदी है, ये सिंघामा से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंघाव से निकलती है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्णरेखा भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, दामोदर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये नदी इधर के साइड गिरती है। तो नक्शे के हिसाब से तुम लोग देख सकते हो, वैगई, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा, दामोदर, ये इधर नदी तुम्हारा बंगाल की तरफ गिरती है। अब इस पूरे नक्शे में तुमको ये जगह खाली दिख रहा होगा, ये जगह खाली दिख रहा है। क्यों जगह खाली दिख रहा है? क्योंकि यही तो है थार रेगिस्तान, इसलिए ये जगह क्या है? खाली है। ठीक है, अब एक और चीज जान जाओ, बोलते हैं ना भारत में कौन सी ऐसी नदी जो सर्वाधिक सीधी बहती है? तो देखो नर्मदा। अमरकंटक की पहाड़ी यहाँ पर है, देखो अमरकंटक की यहाँ पर पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी से उत्तर में सोन नदी निकलती है, भारत की एकमात्र नदी जो उत्तर की ओर बहती है सोन नदी। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, तो अमरकंटक की पहाड़ी के उत्तर से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी के पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी के दक्षिण से महानदी निकलती है। तो अमरकंटक के पश्चिम से निकलती है नर्मदा नदी, और ये सर्वाधिक सीधी बहने
निकालने वाली नदी है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब तुम कहोगे सर खंबात की खाड़ी क्या है, तो ध्यान रखो ये है अरब सागर। जल का वह भाग जो स्थल पे प्रवेश कर जाए उसे खाड़ी बोलते हैं, और ये जल का भाग स्थल पे प्रवेश कर रहा है तो इसको हम, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं जो गुजरात के नीचे वाला क्षेत्र है, जहां पर तुम्हारा दमन दीव दादरा नगर हवेली वाला क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है खंबात की खाड़ी माना जाता है। तो नर्मदा यहीं से गिरती है, इसलिए इसको खंबात की खाड़ी। तुम अरब सागर भी याद कर सकते हो क्योंकि अरब सागर का ही क्षेत्र है। दूसरी नदी उसके नीचे ताप्ती है, ताप्ती बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है और जस्ट वो भी इसके नर्मदा के साथ ही बहती है, ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक पर्वत है जो दोनों नदियों को अलग करता है, उस पर्वत का नाम है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लगभग नक्शे के हिसाब से तुम लोग को समझा दिए हैं। हाँ, एक और चीज़ ध्यान देना, लूनी नदी यहाँ बहती है जो कच्छ केरल में समाप्त होती है। कच्छ केरल मतलब रेगिस्तान में समाप्त होने वाली एकमात्र नदी लूनी नदी। साबरमती तुम लोग जानते हो, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। साबरमती वो भी कहाँ पे गिरता है, खंबात की खाड़ी में। और ये माही नदी है, देखो ये माही नदी ऐसे टर्न करके ऐसे करके आके खंबात की खाड़ी में गिर रही है और यहीं से कर्क रेखा आपका गुजरता है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, माही नदी। तो नक्शे के हिसाब से यह है, इसका फोटो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका हम अगले ब्लैक बोर्ड पर तुम लोग को पढ़ाने चल रहे हैं पूरा थ्योरी, परंतु थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन देख लो तुम लोग। जैसे नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं एक्सचुरी बनाती हैं। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। देखो ये 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों क्या बनाती हैं, एक्सचुरी बनाती हैं, और सारे नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर देख लो, महत्वपूर्ण प्रश्न। दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा दोनों में बड़ा अंतर है। देखो अगर दक्षिण भारत बोलेंगे तो देखो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, तो दक्षिण भारत इतना दूर आ जाएगा। तो दक्षिण भारत की जो गंगा है उसका नाम क्या है, कावेरी है। अगर ये पूछा जाता है दक्षिण की गंगा, तो देखो उत्तर और दक्षिण, बिंद का पठारब इसको उत्तर दक्षिण वाला करता है, तो दक्षिण तुम्हारा ये हो जाएगा। तो दक्षिण की गंगा कौन हो जाएगी, गोदावरी। तो अच्छी क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोलते हैं और कावेरी को अर्ध गंगा बोलते हैं, मतलब छोटी गंगा। और दक्षिण की गंगा यानी बृहद गंगा, वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी को। तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा या अर्ध गंगा कावेरी को बोलते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में एकमात्र नदी जो वर्ष भर जल भरा रहता है, अभी हमने बताया चंबल नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा प्रायद्वीपीय हिस्सा है। ठीक है ना, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, तो प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, गोदावरी। ठीक है, एक क्वेश्चन और जो हमको लगता है कि तुम लोग को जानना चाहिए, वो क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। जैसे क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का शोक कई बार पूछा जाता है, बंगाल का शोक, तो देखो बंगाल का शोक है दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी, बंगाल का शोक। देखो ये दामोदर नदी है तो बंगाल का शोक बनता है। ठीक है ना, दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक कई किताबों में ब्राह्मणी भी दिया है, लेकिन महानदी, इसको बोलते हैं महानदी पहले था। ठीक है ना, तो उड़ीसा का शोक महानदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। ठीक है, बिहार का शोक सर्वाधिक खतरनाक नदी, दिशा बदलने वाली नदी, बिहार का शोक, तो बिहार का शोक हो जाएगा कोसी नदी। कौन सी नदी, कोसी नदी। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, बिहार का शोक कोसी नदी, उड़ीसा का शोक महानदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। ठीक है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड वाला पढ़ाते हैं, थ्योरी। अच्छे से पढ़ाई करिए और जितना अच्छे से इसको नोट्स बनाकर आप तैयार करेंगे उतना ही बेहतरीन आपका तैयार होगा। देखिए तो चलो बच्चों, थ्योरी थोड़ा देख लिया जाए और ध्यान से तैयार करिएगा। बड़ा अच्छे से इसको नोट्स बनाया है और बड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, आज कन्फ्यूजन भी तुम लोग का दूर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नदी की लंबाई कितनी है, भारत में लंबाई कितनी है, भारत के बाहर कितनी लंबाई है। उसके बाद से उद्गम केवल यही नहीं कि कहाँ से, किस जगह से, किस राज्य से। और मुहाना भी सबसे इंपॉर्टेंट है, मुहाना कहाँ पर मिलती है, अगर किसी नदी से मिलती है तो उस जगह का नाम। उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सहायक नदी। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी की जो सहायक नदी, मैंने ऊपर वाला तंत्र बताया था, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज क्रम से हैं, ऐसे याद भी कर सकते हैं। सबसे ऊपर सिंधु, सिंधु के नीचे झेलम, झेलम के नीचे चिनाब, चिनाब के नीचे रावी, रावी के नीचे ब्यास, ब्यास के नीचे सतलज। ठीक है, सिंधु नदी, इसकी कुल लंबाई 2880 किमी है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 709 किमी। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमांथगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसको देख लेना क्या लिखा है, चेमांथगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ मिलती है,
पाकिस्तान होते जाती है, कराची के पूर्व होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी, तो पांचों तो इसकी सहायक नदी है, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, सब इसकी सहायक नदी है, सब जाकर पानी उसी में जाता है। अगला झेलम नदी। झेलम नदी की कुल लंबाई 1180 किमी, 1180 किमी। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 725 किमी। झेलम की भी लंबाई 725 किमी भारत में है, टोटल लंबाई 1180 किमी। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किमी, लेकिन भारत में कितना है? 709 किमी। तो झेलम नदी ये कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर के में शेषनाग झील से निकलती है और कहाँ गिरती है? चिनाब नदी में जाकर पाकिस्तान मिलती है। इसीलिए यहाँ पे जगह का नाम नहीं लिखे, क्योंकि पाकिस्तान में जिस जगह मिलती है उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो चिनाब नदी मिलती है। इसकी कोई सहायक नदी नहीं इंगित है। हाँ, एक दो सहायक नदी इसकी है, लेकिन वो पाकिस्तान में है। चिनाब नदी जिसकी कुल लंबाई 1800 किमी है। अब भारत में इसकी कितनी लंबाई है? क्योंकि इसका कुछ क्षेत्र पीओके में पड़ता है, इसलिए बस कुल लंबाई जानो 1800 किमी। चंद्र और भागा नामक दो नदियों के संगम से इसका निर्माण हुआ है। बड़लाचा दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में, पाकिस्तान में जाती है। सिंधु नदी में ये किसकी सहायक नदी? तो झेलम, रावी और सतलज, ये तीनों नदी पाकिस्तान में चिनाब से मिलती हैं, तो तीनों इसकी सहायक नदी मानी जाएंगी। सिंधु की भी सहायक नदी है, और जब चिनाब उसकी सहायक नदी है तो इसकी भी सहायक नदी है। और एक अच्छा क्वेश्चन, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाबी है। ठीक है, एक और देखिए अगला, रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलता है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलता है। 720 किमी इसकी कुल लंबाई है, और ये इसका मुहाना कहाँ है? पाकिस्तान में, चिनाब नदी। ठीक है, अगला देखिए, ब्यास नदी। ब्यास नदी की कुल लंबाई 625 किमी। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे, यानी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। और ब्यास नदी कहाँ मिलती है? सतलज नदी में, अभी हमने बताया पंजाब के कपूरथला में एक जगह है हरिके बैराज, वहीं पर मिलती है। और एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, ब्यास नदी पर तो दो क्वेश्चन तुमको याद होना चाहिए। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? तो ब्यास नदी। और ब्यास की नदी के आसपास जो घाटी क्षेत्र है, दो पर्वतों के बीच जो क्या कहता है मैदानी क्षेत्र होता है, उसको घाटी बोलते हैं। तो घाटी जो है कुल्लू घाटी, वो ब्यास नदी के आसपास ही है। तो कुल्लू घाटी जो है ब्यास नदी के आसपास ही है। ठीक है ना, तो कुल्लू घाटी का संबंध भी ब्यास नदी से है, और सिकंदर की सेना ही ब्यास नदी को पार करने से इनकार की थी। वो ब्यास नदी की लंबाई 625 किमी है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड है, वहां से निकलती है। ठीक है, और कहाँ मिलती है? तो पंजाब में सतलज नदी में, कपूरथला पंजाब में मिलती है। और फाइनली सतलज नदी जिसकी कुल लंबाई 1500 किमी है, 1050 भारत में है। मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है। और देखो, मानसरोवर झील तिब्बत के वहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों चेमांगथगडुंग ग्लेशियर से निकलते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। और ये जो सतलज नदी है, ये मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? चिनाब नदी में, पाकिस्तान में मिलती है। इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका क्वेश्चन पूछ चुका है, सतलज नदी की सहायक 3 नदियां हैं, स्थिति, बसपा और ब्यास, ये 3 इसकी सहायक नदी है। तो सिंधु की सहायक नदी झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब। झेलम का छोड़ दीजिए, चिनाब की सहायक नदी झेलम, रावी, सतलज, रावी का भी छोड़ दीजिए, ब्यास की सहायक नदी छोड़ दीजिए, सतलज की सहायक नदी स्थिति, बसपा, और ब्यास उसकी सहायक नदी है। तो ये सिंधु नदी तंत्र है जिसको आप तैयार करेंगे। अब देखिए, उद्गम सबका आप जान गए, मुहाना बस आप जान रहे हैं, अरब सागर, चिनाब नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी। तो अरब सागर का मुहाना तो कोई नहीं, अरब सागर में गिरती है। लेकिन चिनाब नदी में जहाँ झेलम मिलती है वो पाकिस्तान में मिलती है। सिंधु नदी में जहाँ चिनाब नदी मिलती है वो पाकिस्तान में मिलती है। रावी नदी जब चिनाब मिलती है तो पाकिस्तान में मिलती है। ब्यास नदी कहाँ मिलती है? तो भारत में मिलती है, तो उस जगह का नाम मैंने बताया कपूरथला पंजाब। और सतलज नदी चिनाब नदी से पाकिस्तान में मिलती है। तो जो पाकिस्तान में जगह पर मिलती है उसका नाम करने की क्या जरूरत है, इसलिए मैंने उस नाम को नोट नहीं किया हुआ। अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किमी, और कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड में एक गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर है, वहीं पर गंगोत्री का स्थान है, वहीं से निकलती है गंगा नदी। गंगा नदी गिरती कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल चली, अब बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश में इनको पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद से वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी इनका अंतिम स्थान है। ठीक है ना, इनकी सहायक नदी यमुना, घाघरा, रामगंगा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती, महानंदा, ये सब अभी हम आपको बताएं। ठीक है, यमुना नदी जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1385 किमी। यमुनोत्री ये कहाँ पर है? तो ये भी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर, वहीं पर बंदरपुर एक स्थान है, वहाँ से निकलती है। और कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में गंगा के समीप मिलती है, इसी को हम लोग प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी कौन कौन है? चंबल, बेतवा, केन, सिंध, टोंस और हिड्डन नदी। हिड्डन नदी पर एक क्वेश्चन जानिएगा, गंगा और यमुना दोनों के बीच में एकमात्र बहने वाली नदी कौन है? हिड्डन नदी।
अब बात करेंगे रामगंगा नदी, जिसकी लंबाई 696 किमी है। ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है और मिलती कहाँ पे है? गंगा जी में मिलती है, कन्नौज के निकट। और इसकी एक सहायक नदी भी एग्जाम में पूछ चुका है यूपीएसआई में, इसकी सहायक नदी है कोह नदी। ठीक है। घाघरा नदी, इसकी लंबाई 1080 किमी, नेपाल के तकलाकोट से निकलती है। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है तकलाकोट, एक जगह है जहाँ से घाघरा निकलती है। घाघरा नदी को नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है। जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो सीतापुर के पास एक बाराम घाट है, वहाँ पे इनसे शारदा नदी मिलती है और उसके बाद इनका नाम घाघरा पड़ता है। और यही नदी जब अयोध्या में आती हैं तो इनको आप सरजू जी के नाम से जानते हैं। तो घाघरा नदी 1080 किमी नेपाल के तकलाकोट से निकलती है, छपरा के समीप, सिवान और छपरा के बॉर्डर पे गंगा नदी में मिल जाती है। ये आपके देवरिया में बरहज होते हुए भी जाती है। ठीक है। इनकी सहायक नदी राप्ती, शारदा और छोटी गंडक। गंडक नदी 425 किमी लंबाई इसकी, ये कहाँ से निकलती है? नेपाल के धौलागिरी पर्वत से निकलती है। ये नेपाल में एक जगह है पोखरा, वहीं पर धौलागिरी पर्वत है, वहाँ से ये निकलती है। नेपाल में इसको नायराड़ी के नाम से जाना जाता है गंडक को। और नायराड़ी के बारे में ये है कि यहीं से शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं और ये नदी नारायणी के नाम से जानी जाती है। स्थलीय इलाकों में इनको गंडक बोला जाता है। और ये नदी नेपाल के धौलागिरी पर्वत से निकलती है और हाजीपुर के सभी गंगा नदी में मिल जाती है। इनकी सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूली गंगा। और ये दोनों नदी के संगम को, काली गंडक और त्रिशूली गंगा, जब गंडक नदी मिलती है तो जगह को त्रिवेणी बोलते हैं। ठीक है। सोन नदी 780 किमी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। और ध्यान रखना है, अमरकंटक की पहाड़ी से तो निकलती हैं और कहाँ मिलती हैं? पटना के समीप गंगा नदी पर। इसीलिए बोला जाता है गंगा और सोन के संगम पर पटना स्थित है। इनकी सहायक नदी इंपॉर्टेंट है, जो सोनभद्र में रिहंद नदी है, इन्हीं पर रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद नदी उत्तरी कोयल एग्जाम में पूछ चुका है यूपीपीएससी में। तो रिहंद नदी उत्तरी कोयल, कन्हार, घग्घर और काकर किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। अब बात करेंगे कोसी नदी। कोसी नदी बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है, 730 किमी इसकी लंबाई है और कोसी की 7 धारा है। और जो इसकी मुख्य धारा है उसका नाम है अरुण। और यह जो है कहां से निकलता है? माउंट एवरेस्ट के समीप, यानी नेपाल में माउंट एवरेस्ट समीप गोसाईथान चोटी से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। आगे बढ़ते बढ़ते इसकी 7 धारा से मिलती है और ये सबसे खतरनाक नदी मानी जाती है रास्ता मार्ग बदलने में। तो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली ये नदी मानी जाती है, जिसको बिहार का शोक भी बोलते हैं। और ये भागलपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। आगे देखिए, अगला हम बात करेंगे, हाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता। ठीक है। 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसके तहत सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इन तीनों नदी का मात्र 20% जल ही हम यूज कर सकते हैं। सिंधु नदी, उसके नीचे झेलम, उसके नीचे चिनाब, ये तीनों नदी, क्योंकि तीनों नदी को अधिकतर क्षेत्र पीओके वाला क्षेत्र पड़ता है, तो इस तीनों नदी का जल का 20% हम यूज कर सकते हैं और 80% कौन यूज करता है? पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता के अंतर्गत हुआ था। ठीक, चलिए तो हम लोग गंगा नदी तंत्र पढ़ लिए, सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिए। अब यमुना नदी के दो बड़े सहायक नदी चंबल और बेतवा, आइए इसको पढ़ते हैं। चंबल नदी 995 किमी इसकी लंबाई है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलता है। और चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती हुई राजस्थान की सीमा को, राजस्थान में होते हुए और फिर ये उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप यमुना नदी मिलती है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जो वर्ष भर जल भरा रहता है। ये इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी देखो, काली सिंध, पार्वती, पार्वती एग्जाम में आ चुका है, काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास और सबसे इंपॉर्टेंट क्षिप्रा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी तट पर। और क्षिप्रा किसकी नदी है? चंबल की सहायक नदी। इसकी लंबाई है 995 किमी। अगला है बेतवा नदी, जो बेतवा नदी जो यमुना की सहायक नदी अभी है, 480 किमी इसकी लंबाई है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध आपका है जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, झांसी वाला। ठीक है। तो बेतवा नदी 480 किमी लंबाई है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलता है और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। और इसकी दो सहायक नदी है, धसान और बीना। और धसान के बारे में जानते हो, पढ़ाएंगे, ललितपुर में धसान नदी पाई जाती है और धसान नदी के ही तटों पर प्लेटिनम और सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। चलो, तो चंबल और बेतवा हो गया। अब बात करेंगे दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। याद कर लेना मेरे बच्चों, ये चार जो नदियां हैं इनका आप किसी भी कीमत पर इनकी सहायक नदी पढ़ लेना, क्योंकि सबसे अधिक अगर कहीं फंसता है तो इस चारों का नदी जरूर सहायक नदी पूछा जाता है। जितने भी यूपीपीएससी के एग्जाम होते हैं उसमें चारों नदी के सहायक पूछे जाते हैं। तो एक बार तैयार करते हैं। सबसे पहले महानदी। महानदी की लंबाई 815 किमी। यह रायपुर सिंहावा एक क्षेत्र पड़ता है, पर्वतीय इलाका है छत्तीसगढ़ में, वहां से निकल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले जो उसकी राजधानी है वहां के सिंहावा से निकलता है महानदी।
नदी, और गिरती कहाँ पे है, उड़ीसा होते हुए, कटक उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। 815 किमी लंबाई है और इसकी सहायक नदी, ध्यान से सुनना, शिवनाथ, हंसदेव, मूंड, डूब, जोंक, वैतरणी और ब्राह्मणी। वैतरणी ब्राह्मणी बड़ा फेमस है। तो शिवनाथ, हंसदेव, मूंड, डूब, जोंक, वैतरणी और ब्राह्मणी इसकी सहायक नदी है। अगला गोदावरी, त्र्यंबकम पहाड़ी, त्र्यंबकम गांव एक है जो पहाड़ी क्षेत्र है, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में, आपको मालूम है आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1465 किमी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी याद करिए, पूड़ा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूड़ा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्रणाहिता, मंजीरा, सबरी और प्रवदा। तो पूड़ा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्रणाहिता, मंजीरा, सबरी और प्रवदा, ये किसकी, गोदावरी की सहायक नदी है। अगला बात करते हैं कृष्णा की। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1401 किमी। ये तीसरी भारत की सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी गंगा, दूसरी गोदावरी, तीसरी कृष्णा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नहीं होंगे क्योंकि उनका आधा से अधिक जो है वो भारत से बाहर है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 1401 किमी लंबाई और इसकी सहायक नदी देखो, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। मूसी हैदराबाद के तट पर, हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर स्थित है और विजयनगर के अवशेष तुंगभद्रा नदी के तट पर मिले थे। तो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, यरला, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, गोदावरी और पंचगंगा, दूधगंगा, कृष्णा और मालप्रभा, घाटप्रभा, ये कृष्णा की सहायक नदी है। अच्छे से इसको तैयार आपको करना है। अगला बात करते हैं कावेरी की सहायक नदी। कावेरी की लंबाई है 800 किमी। ठीक है ना, कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर, कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी। कावेरी दक्षिण भारत की, सबसे नीचे दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी जहाँ पर वर्ष भर जल भरा रहता है। ठीक है, इसकी सहायक नदी हेमवती, लोकपावनी, सिमसा, अर्कावती, अर्कावती का क्वेश्चन आ चुका है, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, अमरावती और सुवर्णवती, ये इसकी सहायक नदी है। एक बार चारों नदी का एक बार बोल रहे हैं, इसको ध्यान सुन लेना। महानदी शिवनाथ, हंसदेव, मूड, डूब, जोंक, वैतरणी, ब्राह्मणी। गोदावरी की सहायक नदी पूड़ा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्रणाहिता, मंजीरा, सबरी, प्रवदा। कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, यरला, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा। कावेरी की सहायक नदी हेमावती, लोकपावनी, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, अमरावती और सुवर्णवती। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती की, जो दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। नर्मदा नदी कुल लंबाई 1312 किमी, अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदी तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक। माचक भी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक, ये नर्मदा की सहायक नदी है। और ध्यान देना, एकमात्र सीधी बहने वाली नदी नर्मदा, एक्सचूरी बनाने वाली नदी नर्मदा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा, हर नदी पे हजारों क्वेश्चन है, बस आप लोग उसको अपने हिसाब से तैयार करिए। अगला ये ताप्ती नदी, ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलता है। कितनी लंबाई इसकी, 724 किमी। कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी 724 किमी इसकी लंबाई, बैतूल जिला मध्य प्रदेश। कहाँ गिरता है, खंबात की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा। पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा, ये ताप्ती की सहायक नदी है। बैतूल जिला मध्य प्रदेश निकलती है खंबात की खाड़ी में। 724 किमी इसकी लंबाई है। अगला देखिए माही नदी, इसकी लंबाई कितनी है, 585 किमी। माही के बारे में एक और चीज़ बता दें, नर्मदा ताप्ती तो आपका हो गया, माही के बारे में बता दें। माही एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। माही धार जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। धार जिला मध्य प्रदेश निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 585 किमी है और इसकी सहायक नदी सोम, जाखम, पनप। ठीक है, आइए थोड़ा सा इधर वाले को देख लीजिए। अगला आ जाते हैं साबरमती। साबरमती अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पे है, जय समुद्र झील, उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे, राजस्थान में है उदयपुर। वहीं पर जय समुद्र झील से साबरमती नदी 371 किमी इसकी लंबाई है, खंबात की खाड़ी में गिरती है।
देखो खंबात की खाड़ी जो गुजरात और ये वाला जो नक्शा बनाए थे हमने, ये वाला गुजरात और क्या कहते हैं, ये गुजरात और महाराष्ट्र के ये वाला क्षेत्र, इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी नदी गिरती है तो याद करना है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, 4 नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो साबरमती जयसमुद्र झील राजस्थान के उदयपुर के जयसमुद्र झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई है 371 किमी। इसकी सहायक नदी सई, हाथमाटी, वोकुल और वतरंग। कह रहे हो सर जी इतना ज़्यादा तुम लोग को लिख दिए, बेटा तो फिर दोबारा आपको नदी पढ़ना ही नहीं है। अगर एक बार ये तैयार हो गया तो नदी के बारे में सोचना नहीं है, और भारत का भूगोल 6 पॉइंट में तैयार हो जाएगा, उसमें एक नदी भी है। इसी तरह 4-5 पॉइंट और तुम लोग को पढ़ा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो लूनी। लूनी की लंबाई कितनी है 320 किमी। कहाँ से निकलती है, अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है। अजमेर राजस्थान में अजमेर है, वहाँ के नाग पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 320 किमी है। यह भी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में यानी जमीन में ही समाप्त हो जाती है, रेगिस्तान में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी जोवाई, सुकरी, जोजारी, सरस्वती। जोवाई, सुकरी, जोजारी, सरस्वती, और सबसे इंपॉर्टेंट है सरस्वती, क्योंकि सरस्वती का उद्गम जो हुआ है पुष्कर झील से हुआ है अजमेर में, और आगे जाकर किसमें मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है। अब दक्षिण की 2-3 नदियां जो छूट गई थी, जैसे पेन्नार और वैगई। पेन्नार जो है कृष्णा और कावेरी के बीच में स्थित है, और वैगई दक्षिण की सबसे लास्ट हमारी नदी, वैगई बड़ी नदी मानी जाती है। पेन्नार नदी 597 किमी इसकी लंबाई है, कर्नाटक के नंदी दुर्ग से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी पापासनी, चित्रावती, कुंदेरू और चेरू। ठीक है, पापासनी, चित्रावती, कुंदेरू और चेरू। और वैगई नदी जिसकी लंबाई 288 किमी है, वर्षानत की पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है, वर्षानत की पहाड़ी से। और पाक की खाड़ी, तो कहोगे पाक की खाड़ी, तो श्रीलंका जो है वो भारत से अलग होता है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य से। तो पाक जलडमरूमध्य की 13 सबसे जो नदी गिरती है वो है वैगई नदी। ठीक है, और आखिरकार ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ लो, जो मैंने अलग से बताया था, ब्रह्मपुत्र छूट रहा था। तो ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई 2900 किमी। देखो ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किमी, सिंधु की लंबाई 2880 किमी, लेकिन सिंधु नदी की लंबाई 2880 किमी है और 709 किमी ही भारत में है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किमी है, लेकिन भारत में मात्र 916 किमी है। इसीलिए दोनों गंगा नदी से बड़े होने के बावजूद भी भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किमी, भारत में 916 किमी, और तिब्बत के मानसरोवर झील के उसी ग्लेशियर से निकलता है जिस ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलता है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ये भी पाकिस्तान वहाँ बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में जाती है, तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। इसकी सहायक नदी दिबांग, लोहित। दिबांग सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी, दिबांग, लोहित, धनश्री, कपली और मानस, ये इसकी सहायक नदी है। और एक क्वेश्चन और बता दें तुम लोग को, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है, नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका नाम है मांजुली। मांजुली जो है भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वो किस नदी के तट पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर असम में स्थित है। तो ये लगभग गागर में सागर टाइप का आप लोग को समझाया है। खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, खूब अच्छे से इसको पढ़कर नोट्स बना लीजिएगा। बेटा इससे ज़्यादा नदी तो हमको नहीं लगता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, इससे ज़्यादा आने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ छूटते हैं तो उसको आप लोग कवर करिएगा। खुश रहिए, अच्छे से रहिए।